खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं करंट अफेयर स्पेशल। मैं हूं शहजाद रज़ा। कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के एक अहद का खात्मा हुआ। सैयद अली गिलानी की वफ़ात, उनकी सख्त पहरे और कर्फ्यू में तदफीन। सैयद अली गिलानी जिस्मानी तौर पर तो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, लेकिन उनका जो नज़रिया है वो ना सिर्फ कायम है बल्कि आइंदा आने वाले वक्त में भी कायम रहेगा। एक बड़ा सख्त गिर मौक़िफ़ रखते थे वो कश्मीर की आज़ादी के हवाले से। पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इल्हाक़ के वो सबसे बड़े दाई थे और बहुत ही उन्होंने एक जद्दोजहद में अरसा गुजारा। 60 साल का अरसा उनकी इस जद्दोजहद का, जिसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा वक्त उन्होंने भारतीय जेलों में या नज़रबंदी में गुजारा। गुज़श्ता 10-11 साल से वो अपने घर पर ही उनको नज़रबंद भारतीय अफवाज ने रखा हुआ था और उनकी सेहत भी इस वजह से बिगड़ी। इस पर भारतीय मीडिया का एक हिंदुस्तान टाइम्स भारत का एक अखबार है और एक नेशनलिस्ट अखबार है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत लिखता है। कश्मीरी रहनुमा जो आज़ादी के हक़ में है उनके ख़िलाफ़ भी लिखता है, लेकिन उसने एक जुमला लिखा सैयद अली गिलानी साहब के ऊपर, जो एक फ़ीचर हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा। उसमें कहा कि वो सैयद अली गिलानी वो कश्मीरी रहनुमा थे जो सिर्फ़ एक कॉल से अपनी पूरी वादी को मफलूज कर सकते थे। और आज जब उनकी नमाज जनाजा या उनकी तदफीन होने जा रही थी तो भारतीय अफवाज ने, भारतीय सरकार ने पूरे कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज किया और सिवाय उनके चंद करीबी रिश्तेदारों के किसी को इजाज़त नहीं दी कि नमाज जनाजा में या उनकी तदफीन में शिरकत करता। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इसके साथ पाकिस्तान के वज़रा और दीगर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इस पर इज़हार अफसोस किया। पाकिस्तान में गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई, जिसमें सदर मुमलिकत ने और सदर आज़ाद कश्मीर ने भी शिरकत की। एक बात यह कि भारत में और कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी में बहुत से उतार चढ़ाव आए और ये कहा जाता है कि शायद लोगों के जाने से ये तहरीक कमज़ोर पड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हर दफ़ा जब भी कोई बड़ा शख्स इस दुनिया से जाता है, चाहे वो अपनी तबई मौत का शिकार हो या उनको बुरहान वानी की तरह शहीद किया जाए, तो आज़ादी में, जद्दोजहद आज़ादी में एक नई रूह आ जाती है और लोग जो हैं, जो चाहते हैं भारत के उस गैर कानूनी और गैर आइनी कब्ज़े से छुटकारा हासिल करना, वो एक नए जज्बे और वलवले के साथ हमें नज़र आते हैं। ये तारीख़ है कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी की। इस पर गुफ्तगू करेंगे और ख़ास तौर पर उन रहनुमाओं पे जो इस दुनिया में नहीं हैं और या जो इस दुनिया में हैं वो भारतीय जेलों में हैं। वो कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगियां गुजारी हैं और क्या वजह है कि वो बावजूद इसके कि उनको भारत की इस हुकूमत और इससे गुज़श्ता हुकूमतों की जानिब से बड़ी मराहत भी मिल सकती थी, बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते थे जो भारत नवाज़ कश्मीरी रहनुमा हैं उनकी तरह, लेकिन उन्होंने ये मुनासिब समझा, प्रेफर किया कि वो अपनी ज़ाती आराम व आसाइश का ख्याल नहीं करेंगे, बल्कि कश्मीर की जो जद्दोजहद आज़ादी है उसकी खातिर जो भी कुर्बानी देनी पड़ी वो देंगे और इसकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। गुफ्तगू इस पे करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिद गिलानी साहब, हुर्रियत रहनुमा। आपका बहुत शुक्रिया गिलानी साहब में ज्वाइन करने का। नौरीन फ़ारूक इब्राहिम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असम्बली हैं और कश्मीर से भी ताल्लुक़ है। आपका भी बहुत शुक्रिया नौरीन साहिबा। गिलानी साहब, आपकी इजाज़त से अगर नौरीन साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँ। नौरीन साहिबा, ये आपका एक ताल्लुक़ है कश्मीर के साथ। ये अली गिलानी साहब अब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका जो नज़रिया है और जो वो मौक़िफ़ रखते थे, मुख्तलिफ वहाँ पे रहनुमा उनके अपने अपने मौक़िफ़ हैं, कोई बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, कोई बातचीत के लिए भी कोई ज़ोर डालते रहते हैं, लेकिन इन्होंने ये इनका एक मुसलसल एक ही मौक़िफ़ रहा। कैसे देखती हैं कि ये खला जो है ये कैसे पुर होगा? जी, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। जी, यकीनन जो सैयद अली गिलानी साहब की वफ़ात से ये मैं समझती हूँ कि कश्मीरी एक बार फिर यतीम हो गए हैं और बड़ा एक खला पैदा हुआ है। उनकी जो जद्दोजहद थी उनकी पिछले 5 दहाइयों पे मुश्तमिल है और हम देखते हैं कि वो बड़े एक स्ट्रॉन्ग और स्टॉन्च किस्म की लीडरशिप थी उनके अंदर और उनका जो कैरेक्टर था, आप देखें एक लीडर का जो कैरेक्टर होता है वो बहुत एक ज़बरदस्त कैरेक्टर के मालिक थे। जमात इस्लामी से भी उनका ताल्लुक़ था, मौलाना मौदूदी साहब से और अल्लामा इकबाल साहब के उनकी शायरी से बहुत मुतासिर थे और मेरा ख़्याल है उन्होंने 3 दफ़ा इलेक्शन भी लड़े और हमेशा असेंबली में वो कश्मीर की आज़ादी की वकालत करते रहे और उनका जो तरीका था, जो वो कहते थे, वो एक आम कश्मीरी की ज़बान थी जो पाकिस्तान की कौम
के जो ख्वाहिशात हैं कश्मीर के लिए और जो कश्मीरी लोगों के अपनी ख्वाहिशात हैं, वो हर चीज़ से बालातर। उन्होंने कभी किसी इस्टेब्लिशमेंट या किसी हिंदू लीडरशिप के दबाव में नहीं आए, ये उनका एक खासा था। और मैं समझती हूँ कि हमें आज उनके जाने के बाद बेहद अफसोस, और सब कुछ के बावजूद उनकी जो तालीमात हैं और उनकी जो जद्दोजहद है, वही उनका विरसा है और उसी को लेके हमें आगे चलना है। ठीक, तो ये खला तो ये आपने कहा कि पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन उनका जो पाकिस्तान से मुताल्लिक एक मौक़िफ़ था और वो बरमला कहते थे कि जी कश्मीर का इल्हाक पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। बाद में जो यूएन रेजोल्यूशन के तहत और सारा वो बहुत से कश्मीरी रहनुमा हैं, मतलब जो भारत नवाज नहीं हैं, वो भी शायद उस तरीके से इतने खुलकर सैयद अली गिलानी की तरह बात करते थे, चंद इक्का दुक्का को छोड़ के। तो ये जो उनका खासा था, ये बाकी रहनुमाओं में उस तरीके से नज़र नहीं आता था। देखिए, मैं समझती हूँ कि यही वजह है कि जब भी कभी आप तारीख़ उठा के देख लें कि जब किसी अहम बड़े लीडर की वफ़ात होती है, तो उसकी जो तदफीन और उनका जो जनाजा होता है, वो मुखालफों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। बिल्कुल। और यही वजह है, हम देख रहे हैं कि किस तरह हिंदुस्तान जो कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कहलाता है, आज दुनिया उससे क्या क्या दुनिया को नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह का रवैया उन्होंने इख्तियार किया उनके एक जनाजे पे, एक रहनुमा के जनाजे पर। ये बहुत अफसोसनाक बात है और मैं समझती हूँ कि इसके लिए पूरी दुनिया को ये बात उनके सामने रखनी चाहिए और उनको इस इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री के लेबल उस पे से हटा देना चाहिए, क्योंकि जो बात हमेशा सैयद अली गिलानी साहब कहते थे कि हमारे एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जो इलाका है उसमें इलेक्शंस का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो तो ये बात भी बरमला कहते थे। तो उनकी यही जो उनके जो नारे थे और जो उनकी तकारीर थी, हम आप देखें कि कितने पुरजोश और किस तरह जोशीले और आखिरी दम तक वो जो उनकी, अभी मैं एक क्लिप देख रही थी आने से पहले कि वो जेल में बंद थे पिछले 11 साल से, और उसमें भी वो कह रहे थे कि क्या हिंदुस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकलने वाला है कि उन्होंने मुझे इस तरह बंद रखा। तो ये दुनिया को ये देखना चाहिए। आज दुनिया भी इस पे खामोश है और पाकिस्तान में अगर छोटी सी कोई चीज़ होती है तो हम पे एक टेररिज्म का और ह्यूमन राइट्स का और ये सारे लेबल एकदम उभर आते हैं। लेकिन जहाँ इतनी बड़ी डेमोक्रेसी और इतना बड़ा एक जुल्म, जिसमें कि एक रहनुमा के सिर्फ जनाजे पे उन्होंने जाने के लिए, और पूरे वादी में आप देखें तमाम मसाजिद में नारे उनके नाम के लगे और अल्लाह अकबर के नारे लगे, तो ये उनकी कमज़ोरी और उनकी बुज़दिली साबित करता है। बिल्कुल ठीक। गिलानी साहब, ये बताइए कि इनकी वफ़ात को कैसे देखते हैं आपके एक आपके सर पे एक एज अ टीचर कह लें या एक बुज़ुर्ग कह लें, एक सरपरस्त कह लें, अगरचे उन्होंने कुछ वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे दिया था हुर्रियत की लीडरशिप से, लेकिन फिर भी मेरे ख़्याल में उनकी जो सरपरस्ती है वो आप लोगों के सरों पर थी। तो कैसे देखते हैं आप इनके डिपार्चर को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सैयद अली गिलानी के हवाले से आज ही नहीं बल्कि इससे पहले कई दफ़ा ये बात हो चुकी है। ये एक शख्सियत नहीं थे, ये एक तहरीक थे। एक ऐसी तहरीक का नाम है कि ये जो तहरीक आज़ादी जम्मू और कश्मीर है, इसका सतून बानी थे ये एक लिहाज से। और इसमें जहाँ पे भी, जिस स्टेप में भी, जो फेज़ भी हम देखते हैं इस तहरीक आज़ादी कश्मीर का, उस फेज़ का ये फेज़ थे। और वो फेज़ हम मुख्तलिफ़ अदवार में देखते हैं। कहीं अगर हम 1960s या 70s की बात करते हैं तो एक इलेक्टोरल प्रोसेस के ज़रिए से हिंदुस्तान से आज़ादी की बात चलती है। उसके बाद हम 1990s में देखते हैं तो कैद-ओ-बंद की सऊबतें भी हैं और उसके साथ साथ APHC यानी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का क़याम भी है। और यही नहीं बल्कि उसके बाद जब एक तरफ से हम ये भी देखते हैं कि बायलैटरल टॉक्स होती हैं और उसके हवाले से सैयद अली गिलानी का मौक़िफ़ भी लिया जाता है, तो वो बबांग दोहल कहते हैं कि मैं आप सब में सबसे बड़ा पाकिस्तानी हूँ। तो ये एक ऐसी हकीकत है कि सैयद अली गिलानी जो हैं उनका हमेशा से एक बड़ा स्टॉन्च प्रिंसिपल रहा था। और वो ये जो जुमला या जो उनका नारा है, ये बेशक कुछ जुमलों पे मुहैयत है लेकिन ये इंतहाई डीप मतलब रखता है कि हम पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान हमारा है। और ये नारा, ये वीडियोज़ जो आज शायद मेरे ख़्याल से जगह जगह हर शख्स, हर कश्मीरी लवर और कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला आज देख भी रहा होगा, तो ये सिर्फ
अल्फाज पे नहीं है, बिल्कुल, मैंने इसको समझने की ज़रूरत बिल्कुल मैंने एक भारतीय अखबार का हवाला दिया जो भारत के अंदर उनके नाकदीन हैं, उनकी आइडियोलॉजी से इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन फिर भी बावजूद इसके महबूबा मुफ्ती साहिबा की जो ट्वीट आपने भी देखी होगी कि हमारे इख्तलाफात ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वो अपने जो उनका एक नज़रिया था या अपना मकसद था, अपनी जद्दोजहद थी, उसमें बहुत मुखलिस थे और साबित कदम रहे। सो ये एक बहुत बड़ी उनकी एक तारीफ़ है जो उनके मुखालफीन भी करते हैं। आपने जिक्र किया कि मुज़ाकरात की हवाले से बात की, आपको याद होगा जब जनरल मुशर्रफ आगरा गए और कोई ऐसी बात हो रही थी तो भारतीय मीडिया ने चलाया कि क्योंकि उनकी मुलाकात हुई सैयद अली गिलानी से, इस वजह से किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ या कोई पैचअप या कोई बात आगे नहीं बढ़ सकी। सो क्या वजह थी कि वो खिलाफ थे भारत को किसी भी किस्म की कंसेशन देने पे? देखें, अब आपने ज़रा ओपनली ही ये बात की है, तो ये जो अल्फाज हैं सैयद अली गिलानी के, ये उस वक़्त के जो लीडर थे पाकिस्तान की तरफ से, उन्हीं के सामने ये कहे गए थे कि मैं आपसे बड़ा पाकिस्तानी हूँ। और ये अल्फाज जो हैं ये सिर्फ़ अल्फाज नहीं है बल्कि हकीकत है कि वाक़तन आज जो सबसे बड़ा पाकिस्तानी है सदी का, वो इस दुनिया से कूच कर गया है। दरअसल सैयद अली गिलानी जो है वो एक इंतहाई क्लियर कट विजन रखते थे, इंतहाई क्लियर कट डेस्टिनेशन थी उनकी। और ठीक है, हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बात करते हैं, लेकिन 9 लाख संगीनों और एक इंतहाई हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में रहते होने के बावजूद वो बबांगे दोहल ये कहते रहे हैं कि इस्लाम की रूह से, इस्लाम के मज़हब से हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। जब ये बात आ जाती है तो फिर वो बायलैटरल टॉक्स की, ट्रायलैटरल टॉक्स की, वो कंसेशंस देने की, कुछ बॉर्डर्स को आगे पीछे करने की, ये तमाम बातें बेमानी होकर रह जाती हैं। अगर वो रिश्ता ही इस्लाम का रिश्ता है, अगर वो कंसिडर ही ये करते हैं कि वो हवाएं, वो बारिशें जो रावलपिंडी में बरसती हैं वहीं श्रीनगर, वहीं जम्मू और कश्मीर में भी होती हैं, तो फिर तो हम एक हैं। ठीक, मैं वापस आता हूँ। नौरीन साहब, ये जो बात है और ये जो आर्गूमेंट है कि कश्मीर के कुछ रहनुमा ऐसे हैं कि जो एक अपना मौक़िफ़ रखते हैं और शायद वो वन ऑफ द रीज़न, यानी एक वजह है कि जिनकी वजह से, माजी की मैं बात कर रहा हूँ, अब 2019 के बाद जो है वो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। सलमान गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अगर आप 2 मिनट अगर दें मैं इनसे बात कर लूँ। जी बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आज जो गुफ्तगू का मौजू यही है, सैयद अली गिलानी साहब, उनकी तदफीन भी हुई, लेकिन जिस अंदाज़ में हुई, अभी नौरीन फ़ारूक इब्राहिम साहिबा हमें इस बारे में बात कर रही थी कि किस अंदाज़ में किया और भारत जो है वो उनके जाने के बाद भी उनसे खौफज़दा है। सो कैसे आप ये देखते हैं इस माहौल को, भारत की इस बुज़दिली को? देखिए, बात यह है कि भारत ने अगर एक खुले जनाजे की और तदफीन की इजाज़त नहीं दी तो ये पूरी दुनिया में एक मैसेज किया है कि भारत जो है उनकी शख्सियत से, उनके किरदार से खौफज़दा है। और उन्हें मालूम था कि अगर वो जनाजे की इजाज़त देते हैं तो कश्मीरी अवाम उनके पीछे खड़े होते, इसलिए कि कश्मीर काज के हवाले से और ख़ास तौर पर हक़ खुद राबियत के हवाले से जो कमिटमेंट थी सैयद अली गिलानी की, वो पूरी दुनिया पे आश्कार है कि उन्होंने इस पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से और इलाके पाकिस्तान पे इतना खुला इज़हार और कोई कश्मीरी रहनुमा इस तरह नहीं करता था। और जब वो इस्तेमाल भारत का और कैदोबंद की सौकों के बावजूद सैयद अली गिलानी एक चट्टान की मानंद जो है वो डटे रहे और आखिरी वक्त तक वो कश्मीर खास के हवाले से, कश्मीर की आज़ादी के हवाले से और इलाके पाकिस्तान के हवाले से अपने ज़रूरतमंदाना और हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ है उसका इजहार करते रहे। और कश्मीर की जद्दोजहद और सैयद अली गिलानी ये लाज़िम मलज़ूम थे। और अगर भारत ये समझता था कि जी खुला जनाजे की इजाज़त देकर ना देकर वो ये समझता है कि जी अली गिलानी साहब के किरदार पे वो असरअंदाज हो सकेगा, तो अली गिलानी साहब का किरदार ये जाहिर करता है कि वो अली गिलानी एक फर्द का नाम नहीं था, वो एक सोच और अप्रोच थी, वो एक जज्बा और बलबला था और वो उसे किसी अंदाज में भी दबाया नहीं जा सकता। कि 73 साल तारीख सबके सामने है कि भारत ने अपने तौर पर मुमकिन जितने भी हथकंडे किए कि आज वहाँ पर 10 लाख फौज मौजूद है। 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद वो अगर ये समझता था कि वहाँ पर वो अपना तसल्लुत कायम कर पाएगा तो क्या उसने वहाँ पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया? क्या किसी कश्मीरी घर से अच्छा सलमान साहब, एक सवाल ये है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त इस सारी बातों का अहाता किया कि अब जो सैयद अली गिलानी एक पैमाना
बना गए हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर गए हैं, और आगे आने वाली जो नस्लें हैं या उनके जो जानशीन हैं, सियासी जानशीन हैं, उनके लिए आप नहीं समझते खासा मुश्किल होगा कि उनके स्टैचर तक तो पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन उनकी स्ट्रगल को, उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना उनकी गैर मौजूदगी में आप समझते हैं कि एक चैलेंज साबित होगा या नहीं? देखिए शहजाद, मैं यही बात कह रहा था कि सैयद अली गिलानी ने जो कंप्यूटर सेट किया है वो यही है कि वो अब एक फर्द का नाम नहीं है, वो एक सोच और अप्रोच का नाम है, वो एक जज्बा और बदलाव जो कश्मीरियों के अंदर मौजूद है। आप देखें कि बुरहान मुजफ्फर वानी को टारगेट करके वो ये समझते थे कि शायद नौजवानों पे वो असरअंदाज हो सकेंगे। मैं समझता हूँ कि जिस तरह बुरहान मुजफ्फर वानी को टारगेट करने के बाद वहां पर जो आजादी कश्मीर की जद्दोजहद में ये लीडरशिप जो नौजवानों के हाथ आ गई, इसी तरह अली गिलानी की वफात और खास तौर पर भारतीय नजरबंदी में ये जो उनकी वफात का अमल है, ये इससे कोई कश्मीर की जद्दोजहद बंद नहीं पड़ेगी। ठीक। इससे ये जज्बा और बलदोल खत्म नहीं होगा, ये मामला आगे की तरफ, दुनिया की आंखें खुली हैं। बिल्कुल ठीक। जो एक सेकुलर और जमहूरी दौर है वो एक्सपोज हुआ है, ये इंसानियत के भी मुनाफिक। एग्जैक्टली, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नौरीन साहब, जो सवाल आपके लिए था वो ये कि 2019 के बाद तो सूरत हाल ही बिल्कुल तब्दील है, और पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है कि जब तक आप उसको वापस नहीं करते किसी किस्म की बातचीत जो है वो होना नामुमकिन है। लेकिन माजी की मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ जो कश्मीरी रहनुमा एक मौक़िफ़ रखते थे, और प्रो पाकिस्तान उनका, बल्कि प्रो कश्मीरी उनका ये एक स्टांस था, उनके क्रिटिक्स या उनके नाक़दीन ये कहते थे जी इनकी वजह से भी जो है ना वो मुज़ाकरात नहीं हो पाते और किसी किस्म का ब्रेक थ्रू नहीं हो पाता, क्योंकि ये लचक दिखाएं या ये कश्मीर के अंदर जो है सियासी तौर पर कोई तब्दीली लाने की कोशिश करें। ये एक मौक़िफ़ था, ये आर्गूमेंट था, चलता था। आपके ख्याल में ये कितना वैलिड था? देखिए, इस तरह के काफ़ी मतलब ये आर्ग्यूमेंट तो बहुत की जा सकती है, लेकिन जो सैयद अली गिलानी साहब का जो मौक़िफ़ था, जो वो कहते थे, वो 2014 में मोदी की गवर्नमेंट ने आते ही सच साबित कर दिया, क्योंकि वो यही कहते थे कि हिंदुस्तान मुसलमानों से नफ़रत करते हैं और कश्मीरी कौम के लिए, भलाई के लिए वो कभी काम नहीं करेंगे और वो हमें कुचलना चाहते हैं। और अब आप देखें कि उनकी तमाम जितनी भी बातें थीं वो सच साबित हुई। तो ये जो उनका नज़रिया था और उनका जो मिशन था, जिसके ऊपर वो डट के खड़े हुए थे, उन्होंने पूरी दुनिया को भी, कश्मीरी कौम को भी, पाकिस्तान की कौम को भी अपने रवैये से, अपने किरदार से करके दिखाया कि यही सच है और यही हकीकत है कि जोग्राफिकली, रिलीजियसली, कल्चरली कश्मीर का इल्हाक पाकिस्तान से ही होना चाहिए और यही सच है। तो इसके लिए हमें दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। गो कि हमसे एक बहुत बड़ी शख्सियत आज नहीं है हमारे दरमियान, लेकिन उनकी तालीमात से इंस्पायर होना चाहिए, और जो तमाम कश्मीरी अगर वो आज़ादी का ख्वाब देख रहे हैं तो मैं समझती हूँ उनके लिए रहनुमाई। आपने कहा कि वो 3 दफ़ा लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने। गिलानी साहब ने भी इशारा किया जो 60 की दहाई थी कि जब ये समझते थे लोग कि सियासी तौर पर शायद ये मसले का हल निकाला जा सकता है, लेकिन फिर जब एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक फसाद है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे सियासी तौर पर बात हो, तो वो फिर उस लेजिस्लेटिव या जो पॉलिटिक्स थी उससे अलहदा हो गए। एक अपनी तहरीक जो थी उसका आगाज़ उन्होंने शुरू किया और जारी रखा। तो अब जो भारत नवाज़ कश्मीरी रहनुमा, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। इस वक्त अब्दुल कयूम न्याजी साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। बहुत शुक्रिया न्याजी साहब हमें ज्वाइन करने का, अपना कीमती वक्त देने का। सैयद अली गिलानी साहब की वफ़ात पर ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। ज़रा आपका पहले मैं कुछ जज्बात जानना चाहूँगा कि उनकी वफ़ात पर आप क्या समझते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है ये कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद का? देखिए जी, अली गिलानी साहब ने सारी ज़िंदगी 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर, उन्होंने एक नज़रिया की बुनियाद पर गुजारी है, और आखिरकार वो पाकिस्तान के झंडे में ही उन्हें लिहाज में उतारा गया। लेकिन उस पर पूरी भारतीय अफवाज ने आज वो जो अपने जितनी भी फोर्सेस थी उनको अलर्ट करके वहाँ एक ऐसी सूरत हाल पैदा की हुई थी कि कर्फ्यू लगा के तो उनको कब्र की तरफ ले जाया गया। इससे दुनिया को यही पैगाम गया कि भारत बेबस है वहाँ, और वो सारी चीज़ें अपने जबर और जुल्म और ज्यादती की बुनियाद पर कर रहा है। ये दूसरे बड़ी शख्सियतें जिनके साथ इस तरह हुआ कि उनकी
मौत वाक़या हुई है कैद बंद में, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की जितनी वो तंजीमें हैं इंसानी हकूक़ की, यूनाइटेड नेशन है उसमें और इस्लामिक काउंसिल है और दीगर जितनी भी तंजीमें हैं, उनका ये हक बनता है कि वो भारत से पूछें कि भारत कश्मीरियों के साथ क्या सलूक कर रहा है। और आज मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में कश्मीरी और पाकिस्तानी जहाँ भी हैं उनके दिल जो है वो मगमूम है कि एक वो शख्स जो ये कहता था कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, वो दुनिया से गया लेकिन भारत के मुंह पर कालख मल के गया है वो। जी सर ये बताइए कि अभी आप हाल ही में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं और एक तरफ तो आपने कश्मीर के अंदरूनी जो हमारे आज़ाद कश्मीर के इश्यूज़ हैं उस पर भी यकीनन आपका फोकस है और आइंदा भी रहेगा। इसके साथ साथ जो दूसरी जिम्मेदारी है कि जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे सैयद अली साहब गिलानी की वफ़ात पर, वो कितना अहम है और ये कितना चैलेंजिंग है इस किस्म के लोगों के चले जाने के बाद ये जिम्मेदारी आप जैसे लोगों की मेरे ख्याल में ज़्यादा बढ़ जाती है। देखें जी, जिम्मेदारी जो उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है वो एक नजरिया दे के गए हैं। वो ऐसे उन्होंने कोई किसी जगह बैठ के नहीं जिंदगी गुजार दी, बल्कि मैं आपको बताऊं 27 साल कैद बंद की उनकी जिंदगी गुजरी है। बिल्कुल। और आखिर में जब वो इस दुनिया से गए, मुझे तो ये शक पड़ता है कि इसमें भी भारत का हमें दुनिया को ये कहना है कि इसका एग्जामाइन कराया जाए कि वो आखिरी वक्त में किस हालत में उनको दुनिया से हो गए। तो हम तो ये कहते हैं कि ये किसी बैनुल-अक़वामी अदालत में इसका मुकदमा दर्ज कराया जाए और उनकी मौत का पता लगाया जाए कि वो उनके अंडर में वो अरेस्ट थे, नजरबंद थे, तो फिर उनके साथ हुआ क्या है। तो ये और इंशाल्लाह हम भी मैं चाहता हूँ, अभी हमने असेंबली का इजलास भी बुलाना है और करारदाद मजम्मत भी पास करनी है और आज़ाद कश्मीर में हमने जो फौरी किया कि 1 दिन की छुट्टी और 3 दिन का सोग मनाने का। अच्छा सर, आप पूरी जी आप जो बात कर रहे हैं कि आलमी अदालत में भारत के खिलाफ कत्ल का मुकदमा, तो ये कोई मेंबर स्टेट जो है वो कर सकती है और अगर बाज़ाब्ता तौर पर जाए और वो स्टेट भी ICJ की मेंबर हो, तो आप इस सिलसिले में सिफारती तौर पर क्या करने का इरादा रखते हैं कि आप यकीनन इन टच होंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ भी, वज़ीर ख़ारजा के साथ भी, तो सिफारती सतह पे कोई इनकी वफ़ात के बाद और जिन वाक़यात का आप जिक्र कर रहे हैं उस पर कोई लाहे अमल, कोई प्लान बना लिया है या बनाएंगे? देखिए जी, जो मैं इस मामले में गुजारिश करूँ कि आज मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से ऑलरेडी एक हमारी मीटिंग चल रही थी, उसके बाद बैठे और उनके लिए फतह ख़्वानी हुई है, तज़ियती कलमात के हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, इमरान खान ने, और साथ उन्होंने जो उन्होंने खुद कहा था कि मैं सफ़ीर बन के और कश्मीरियों का मौसम बन के दुनिया में ये मसला उजागर करूँगा जो सुस्त साबका दौर में सुस्त रवि का शिकार रहा है। तो आपने देखा कि उसमें हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी बड़ा रोल प्ले किया है और आज हम बैठे थे इकट्ठे, तो इस पर सारे पहले तो गमगीन थे कि एक ऐसी शख्सियत चली गई जो सबको गाइड करती थी और एक मसला कश्मीर पूरी दुनिया में उन्होंने उजागर किए रखा पूरी तवानाई से। तो इस सिलसिले में जो है वो तो उनका खला तो कोई नहीं पुर कर सकता, लेकिन ये है कि जब नजरियाती कोई दुनिया में काम हो तो सारे लोग उसको पकड़ लेते हैं। आज कश्मीरी कुर्बानियां दे रहे हैं और कोई भी ना झुक रहा है ना बिक रहा है, बल्कि आज तो वो लोग जो पहले नहीं शामिल थे आज तो वहाँ का डॉक्टर, वहाँ का इंजीनियर, वहाँ का प्रोफेसर, बिल्कुल, और वहाँ का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान जाने दे रहे हैं। तो हमें इस बात की कदर है, हमें इस बात का एहसास है। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं आपको आखिरी बात कहता हूँ कि ये लहू रायगान नहीं जाएगा इंशाल्लाह। ये कश्मीर की खातिर ये कुर्बानियां हैं और कश्मीर इंशाल्लाह लेके रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हमारे साथ मौजूद थे। जी नौरीन साहिबा, सवाल जो रह गया था कि जो मुज़ाकरात और जो कुछ ऐसे रहनुमा जो
नाक़दीन ये कहते थे वो एक सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हैं, तो आपके ख्याल में कोई वजह थी या उनका मौक़िफ़ ये जायज़ था क्योंकि वो जान चुके थे कि भारत असल में उसका चेहरा क्या और क्या चाहता है? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये तो बड़ी उनकी सेल्फिश अप्रोच थी कि वो अब एक तरफ तो आज़ादी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन की जो कि उनको बिल्कुल ज़िंदगी के हर शोबे से निकालना चाह रही थी। तो वो उनका अपना ज़ाती कोई उसमें फ़ायदा तो हो सकता था, लेकिन कश्मीर की आवाम का बिल्कुल नहीं था। जिस दूसरी तरफ आप देखें, ऐसे रहनुमा, ऐसे लीडर्स जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दो टोक हमेशा एक नारा लगाया और आज़ादी का, और यही कहा कि कश्मीरी तमाम कश्मीरी पाकिस्तानी है। तो ये बड़ी एक बहादुरी थी जिसके लिए मैं समझती हूँ कि ऐसे लीडर तो सदियों में पैदा होते हैं। तो उनके मिशन को, उनकी तालीमात को, उनकी जद्दोजहद को आज हमने आगे लेके जाना है। और आज़ादी के फूल इतनी आसानी से नहीं निकलते, उसमें कई शहीदों के लहू जाते हैं तो फिर ही ऐसे फूल आते हैं। तो ये चीज़ कौमों की ज़िंदगियों में आप देखें कि 70 साल या इन कश्मीरियों की तो जद्दोजहद इससे भी पुरानी है। तो इंशाल्लाह हम समझते हैं कि ऐसे लीडर फिर नए नौजवान भी बुरहान वानी की शक्ल में या कई और आज पनप रहे हैं, जिनके लिए वो तो दिन रात उनकी आंखों से इससे कई मनाजिर गुजर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। गिलानी साहब, कुछ अरसे पहले इत्तलात थी कि सैयद अली गिलानी मरहूम जो थे वो जो आज़ाद कश्मीर का हुर्रियत चैप्टर है उससे वो खुश नहीं थे। शायद वो चाहते थे कि आप जिस तरीके से बात होनी चाहिए कश्मीर की और कश्मीरियों की, या जैसे वो माजी में होती रही उस तरह से नहीं हो रही। कुछ ऐसी वजूहात थी, कोई सदाकत इन खबरों में है या थी, और वाकई वो कोई मतलब जिस तरह पहले वर्किंग रिलेशनशिप था वो नहीं रहा? देखिए, जहाँ तक बात है कि एक प्रॉपर जो मेजर हेडक्वार्टर है एक लिहाज से वो तो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है, और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो ग्राउंड है, वहाँ की जो सूरत हाल है, जो वहाँ की आइडियोलॉजी है, जो वहाँ पे बात की जाती है, वही बात यहाँ पे एम्पलीफाई कर दी जाती है। इसलिए जो भी यहाँ पे कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन करता है यहाँ पे या डायस्पोरा के अंदर भी, वो वही बात कर सकता है या वही बात करेगा जो कि ऑन ग्राउंड चल रही हो। इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि जब वहाँ पे बात हो रही है आज़ादी की, जब वहाँ पे बात हो रही है कि जीवे जीवे पाकिस्तान, तेरी जान मेरी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान, तो ये जो मेन हमारा क्रक्स है, ये क्रक्स हमेशा से सेम रहा है। ये बात समझने की ज़रूरत है कि कॉज, द कश्मीर कॉज इज़ द सुप्रीम ऑफ ऑल। वो हमारी जान, हमारे माल, हमारी हर चीज़ से बढ़कर है, और वो कॉज कभी बदलता नहीं है। ये नहीं होता कि 5 साल हमने उसकी एक पॉलिसी रखी और 5 साल बाद कोई दूसरी पॉलिसी रखी। चेहरे बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन जो पॉलिसी है या जो कॉज की मेन स्टेटमेंट है वो हमेशा कांस्टेंट है। लेकिन कुछ लोगों को, बल्कि बहुत से लोगों को ये बहुत हैरत हुई थी कि जब उन्होंने स्टेप डाउन किया। वो कहते थे कि क्योंकि उनको ताहयात जो है वो एक एजाज़ी तौर पे उनको कहा गया था कि वो जारी रखेंगे, और उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी थी। सो मतलब वजह क्या बनी कि क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा दिया? क्या सेहत की वजह से, या जिस तरीके से उनको नज़रबंद करके रखा था, सही तौर पे वो रब्ता नहीं कर पा रहे थे, तो चाहते थे कि जो अल्टरनेट लीडरशिप है वो आगे आए? देखें, इस हवाले से जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये थी कि हमेशा से एक जहन में रहा था कि सैयद अली गिलानी जो हैं वो एक स्टॉलवॉर्ट, एक आइकॉनिक पब्लिक फ़िगर रहे हैं, लेकिन एक आइकॉनिक पब्लिक फ़िगर बाहर सूरत इंसान थे। और जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि वो अब हम में नहीं रहे, तो हम हमेशा से कंसिडर करते हैं कि नेक्स्ट लीडरशिप जो है या नेक्स्ट जो आगे कश्मीरियों की रहनुमाई होगी वो किस तरह से होगी। एक शख्सियत होती है, एक तहरीक होती है, और सैयद अली गिलानी एक तहरीक की सूरत में जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रिकल डाउन कर चुके हैं या ट्रिकल डाउन करवा चुके हैं, उसका कोई मुतबादल, कोई रद्द-ओ-बदल नहीं है। और ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सैयद अली गिलानी एक ऐसी फ़िगर थे जिनको कभी भी मैं समझता हूँ कोई पोस्ट या किसी ऐसी चेयरमैनशिप की कभी ज़रूरत नहीं थी। वो चाहे थे इस पोस्ट पे या नहीं थे, वो हमेशा हमारे बानी, हमारे रहनुमा और हमारे लिए ऐसे कायद रहे हैं जिनसे हमेशा। अच्छा, गिलानी साहब, माजी में जो कश्मीरी हुर्रियत के रहनुमा हैं
उनकी नकलो हरकत पर कोई ज़्यादा पाबंदी नहीं थी। माजी की मैं बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान भी आए, कई दफ़ा आए, यहाँ से पाकिस्तान के जो लीडरशिप जाती थी वो उनसे वहाँ मुलाकातें भी करती थी, वो दुनिया भर में जाते थे, अपना मौक़िफ़ रखते थे। अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है गुज़िश्ता कई सालों से। तो ये जो राब्ते का फुकदान है, इसको आप कैसे पूरा करते हैं कि आप लोग यहाँ पे उस आवाज़ को एम्पलीफाई करने के लिए बैठे हैं, लेकिन जब आपको सही तौर पर राब्ता ही नहीं आपका उनसे हो रहा, तो एक तो आप एक एसेंस ले लेते हैं कि जी ये चल रहा है, लेकिन फिर भी राब्ता तो ज़रूरी है, उसका हल कैसे निकाला? देखिए, जहाँ तक राब्ते की बात है, कॉन्टैक्ट्स की बात है, तो वो बाहर सूरत मौजूद रहता है, किसी न किसी सूरत में मौजूद रहता है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे जितने भी वहाँ पे रहनुमा या कायदीन हैं, मैं आपको जो छोटी सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ सैयद अली गिलानी साहब की, जो ये कहते रहे कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, या आसिया अंद्राबी साहिबा हैं, जिस तरह से वो ये हमेशा कहती रही हैं कि नज़रिया पाकिस्तान ही बक़ाए पाकिस्तान है। ये बड़े मुख्तसर से जुमले हैं, लेकिन इन मुख्तसर से जुमलों के अंदर एक डीप मतलब एक हमेशा से गहरा के साथ वो चीज़ हमारे पास मौजूद होती है कि हाँ, ये हमें दे दिया गया है और इस जुमले के तहत, इस मतलब के तहत, इस विजन के तहत आपने इसकी आवाज़ बनना है। ठीक। नौरीन साहिबा, अभी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब कह रहे थे कि करारदाद मज़म्मत पास करेंगे। यकीनन कौमी असम्बली में जब भी इसका इजलास होगा या आप लोग जब बैठेंगे तो उस पर बात भी होगी। मज़म्मती करारदादें हम पास करते हैं, हम बहुत सारी इसमें चीज़ें करते हैं, तकारीर भी बड़ी ज़बरदस्त हम करते हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए वो शायद नहीं हम कर पाते, या करते हैं तो उसका वो असर नहीं होता कि दुनिया को जो हमने बावर करवाना है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात बचाई जाती हैं कि भारत एक बहुत बड़ी इकॉनमी है जिसकी वजह से दुनिया उसको फॉलो करने की मजबूरी है, या उनका जो डिप्लोमेटिक उनका इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। सो ये सारी चीज़ें हक़ाइक़ को सामने रखते हुए हमने कुछ ना कुछ तो करना है। देखिए, ये तो एक हकीकत है, इससे तो हम कतई नज़र नहीं कर सकते। इंडिया जो ट्रेड है और इंडिया की जो इकॉनमी है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान की इकॉनमी और जो हमारे ताल्लुकात हैं, उससे क्यों कोई हमारे साथ आएगा, और या क्यों कोई कश्मीर को उस सीरियसली भी लेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप देखें कि अगर हम अफ़गानिस्तान की तरफ देखते हैं, हम यमन की तरफ देखते हैं, तो क्या वो बहुत बड़ी इकॉनमीज़ थी? नहीं, उन्होंने भी आज़ादी हासिल की और इतनी बड़ी सुपर पावर्स को मार भगाया। तो बात ये है कि जैसे सैयद अली गिलानी साहब का जो मौक़िफ़ था, मैं बार बार यही बात करती हूँ कि जब आप कंसिस्टेंसी से एक तहरीक चलाए रखते हैं तो बिला आखिर आपको कामयाबी होती है और आज़ादी हासिल होती है। हाँ, पाकिस्तान हमेशा उस नौजवान को जो वहाँ मुतहरक होता है उसके साथ हमेशा हम खड़े हैं, हम उनके लिए उनकी आवाज़ हैं, हम उनकी सपोर्ट हैं। वो तहरीक की जान कश्मीरी खुद हैं, और उससे बढ़ के फिर यही है कि हमने दुनिया को बार बार इसकी तरफ तवज्जो दिलानी है। कश्मीर कमेटी की मैं मेंबर हूँ। आज ही मैंने चेयरमैन साहब से बात की और मैंने कहा कि हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें भी देखी जाती हैं, रजिस्टर होती हैं। जो प्लेबिसाइट है, जो यूनाइटेड नेशंस में है, वो कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं है। जो कश्मीर की, हमारे आज़ाद कश्मीर की जो लीडरशिप है, उसका वो कुछ चीज़ निकली नहीं, मतलब जो निकलनी चाहिए थी, जो आनी चाहिए थी, या जो उनका किरदार होना चाहिए था। बहुत सारी उम्मीदें उनके साथ यकीनन लोगों की वाबस्ता हैं कि आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से वो मुकदमा जो मकबूजा कश्मीर के बहन भाई पेश नहीं कर सकते, आज़ाद कश्मीर के जो हमारे रहनुमा हैं वो कर सकते हैं। सो माजी में हमें मायूसी हुई, क्या वजह रही इसकी, और इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ होगा कि जब आपकी हुकूमत आई है? अनफॉर्चुनेटली न सिर्फ आज़ाद कश्मीर की, जी मैं समझती हूँ पाकिस्तान की भी जो लीडरशिप पिछली दहाइयों में रही है, उसमें मसला कश्मीर को उस तरह उजागर नहीं किया गया इंटरनेशनली जिस तरह के करना चाहिए था। आज जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम पीछे चले जाते हैं ओवर द ईयर्स। इंडिया ने हमेशा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी गवर्नमेंट उनके यहाँ आई, लेकिन कश्मीर के ऊपर उनका मौक़िफ़ एक ही रहा है, और उन्होंने जिस कंसिस्टेंसी से कश्मीर के ऊपर काम करते रहे, ये कोई ओवरनाइट या एक दिन का काम नहीं था जो हमने 2019 में जो हुआ, तो इट वाज ऑल अ प्लान्ड थिंग, और इसको प्लानिंग के ज़रिए ही किया गया। हम ऑन द अदर हैंड अब आप देखें कि जब से इमरान खान साहब आए हैं और किस तरह उन्होंने दुनिया के पार्लियामेंट्स में अब इसको डिस्कस किया जा रहा है कि भाई मसला कश्मीर है क्या, वहाँ क्यों ये मजालिम हो रहे हैं।
इसको डिस्कस करना भी मैं समझती हूँ हमारे लिए एक बड़ी बात। ठीक, डॉक्टर अवैस वसी साहब ने ज्वाइन किया है, बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। गुफ्तगू सैयद अली गिलानी साहब की वफ़ात पर हो रही थी, और अब जो गुफ्तगू का इस वक्त जिस मरहले पर है वो ये कि सिफारती तौर पर माजी में हम जो कामयाबियाँ हासिल नहीं कर पाए, अब नई हुकूमत आई है आज़ाद कश्मीर में, उनके प्लान्स हैं बहुत सारे एम्बिशियस हैं, तो आपके ख्याल में किस फ्रंट पे उनको आप ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि सिफारती तौर पे जो एक मसला दोबारा से इंटरनेशनलाइज हो गया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलाइज करें? देखिए, इस मसले की चूँकि बुनियाद जो है वो एक हिस्टोरिकली स्पीकिंग कि उसके अंदर दो पार्टीज़ हैं, यानी पाकिस्तान और इंडिया, और उसमें जो थर्ड पार्टी है, यानी थर्ड पार्टी को एजेंसी देना, थर्ड पार्टी को ये रोल देना कि वो दुनिया के अंदर वो केस जो है वो प्रोजेक्ट कर सके। मिसाल के तौर पर आप कुछ वक्त पहले जो है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बात कर रहे थे, या वहाँ के रहनुमाओं की बात कर रहे थे कि वो उस तरह मसला जो है वो उजागर नहीं हुआ, तो उसमें एक तो कमज़ोरियाँ ज़ाहिर वो होती हैं, वो रही हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा टेक्निकल ये इशू रहा है कि हमें उस लीडरशिप को दुनिया के अंदर भेजना चाहिए ताकि वो जो केस है वो कश्मीर का पेश कर सके। कश्मीर का केस जब कश्मीरी की ज़ुबान के ज़रिए पेश होगा, कश्मीरियों की कहानी जब कश्मीरियों से सुनी जाएगी, तो दुनिया में उसकी पजीराई ज़्यादा होगी, दुनिया में उसके टेकर ज़्यादा होंगे, दुनिया में उसके बायर ज़्यादा होंगे। इसलिए इस चीज़ का एहतमाम इस दफ़ा ज़्यादा करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि इस पहलू पे। दूसरा यह है कि वहाँ पर जो इदारे ऐसे बने, यानी AJK यूनिवर्सिटी में जो इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मैस कम्युनिकेशन का है, इंटरनेशनल रिलेशंस का है, या कोई डिप्लोमेटिक स्टडीज़ का है, वहाँ पर ऐसा इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स पैदा होना चाहिए कि जिसकी बेस के ऊपर दुनिया में बात की जा सके। और ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में बल्कि कुछ थिंक टैंक्स के इनिशिएटिव्स लिए गए वहाँ पर, और जैसे कश्मीर लिबरेशन सेल है, इसको मैज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के तौर पर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसका जो रोल डिफ़ाइन है उस रोल के मुताबिक इससे काम लेना चाहिए, और वो लवाजमा और वो मवाद फ्राहम करना चाहिए लीडरशिप को, ताकि लीडरशिप जो है वो दुनिया को परसुएड कर सके, दुनिया को कन्विंस कर सके। और उससे हट के जब हम यहाँ इंटेलिजेंसिया की, यानी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम इंटेलिजेंसिया की बात करें, तो उसमें जो निगलेक्टेड एरियाज़ हमारे हैं, मिसाल के तौर पर ये, चूँकि हम इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं और डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, एक नैरेटिव की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो निगलेक्टेड एरियाज़ हैं उसके अंदर हमें लिटरेचर प्रोड्यूस करना चाहिए। उसके अंदर जो हमारा पर्सपेक्टिव है उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए जो चीज़ हम कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा अच्छे अंदाज से दुनिया में ये केस प्रोजेक्ट कर सकें। बिल्कुल सही। गिलानी साहब, ये वैसे बड़ी ज़बरदस्त बात की है डॉक्टर साहब ने कि मसला कश्मीर पिछले कितनी ही दहाइयों से हल तलब है, और हम बहुत सारी इस पर बातें सुनते हैं, बहुत से लोगों ने इस पर पढ़ा, काम किया, अपने पेपर्स लिखे, थीसिस लिखे, PhDs की। बुनियादी बात तो वही है कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, और हमारा मौक़िफ़ क्या कि भारत जब इस केस को यूनाइटेड नेशंस में लेके गया और उसी असूल के मुताबिक ये मसला हल होना चाहिए, और जो हतमी राय है वो कश्मीरी अवाम की होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो इन डेप्थ काम होना चाहिए था, मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर करना चाहिए था एकेडमिक रिसर्च के ज़रिए, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा किरदार है, वो सामने उस तरीके से आ नहीं सका। हमें स्टीरियोटाइपिंग तो बहुत सी मिलती है, लेकिन इसमें जो क्रिएटिविटी का या इनोवेशन का एलिमेंट है वो नज़र नहीं आता। देखें, बिल्कुल इस हवाले से जो आपकी बात है, मैं थोड़ी बहुत नौरीन फ़ारूक इब्राहिम साहिबा की जो बात है उसको कैरी आउट करता चलूँ। जिस तरह अभी ये कश्मीर कमेटी की बात कर रही हैं, और अभी हम देख रहे हैं जो कश्मीर कमेटी जिन लाइंस के ऊपर चल रही है वो कम्प्लीटली डिफरेंट लाइंस हैं, और एज ए कश्मीरी अगर मैं आपसे ये कहता हूँ तो वो जो डिफरेंस है एलिमेंट्स का वो बड़ा क्लियर नज़र आता है कि आपके पास अब सब कमेटीज़ हैं, एडवाइजरी बोर्ड्स हैं, जिसमें आपके पास एक तरफ एकेडेमिया का एडवाइजरी बोर्ड है, कल्चरल का एडवाइजरी बोर्ड है जिसको नौरीन फ़ारूक साहिबा जो हेड भी कर रही हैं, डिजिटल का एडवाइजरी बोर्ड है, ह्यूमन राइट्स का एडवाइजरी बोर्ड है। तो मैं हमेशा से कहा करता था कि कश्मीर जो है वो बेसिकली एक बुक है, एक बहुत बड़ी बुक है, और उस बुक के बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अगर आप सिर्फ उस किताब को लेके सामने यूं चलेंगे तो आप कभी भी उस किताब का अहाता नहीं कर सकते, आपको हर उसके चैप्टर को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। और अब ये हो रहा है, अब हम ये देख रहे हैं कि एकेडेमिया जो है उसके हवाले से एक अलग चैप्टर, एक पूरा बोर्ड है जो कि एकेडमिक रिसर्च प्रोड्यूस करता है, एक पूरा बोर्ड है जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करता है, कल्चरल एस्पेक्ट की बात करता है। हम सिर्फ विक्टिम्स नहीं हैं, हम वॉरियर्स भी हैं। हम सिर्फ एक
ओप्रेस्ड नेशन नहीं है, हमारा अपना एक कल्चर भी है, एक ऐसा रिच कल्चर है जो दुनिया को शायद पता ही नहीं है। तो ये वो तमाम एस्पेक्ट्स हैं जो अब कहीं जाके इस तरह से तमाम दुनिया के सामने प्रोजेक्ट होने जा रहे हैं या होने वाले हैं। बिल्कुल सही। फाइनली जी नौरीन साहिबा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जो ये पब्लिक डिप्लोमेसी है इसको कैसे लिया जाए कि जो ये बड़ी प्रेजेंटेशन हैं और प्रेस रिलीजेस हैं, रेजोल्यूशन, उनकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन लोग बहुत सुन चुके हैं और उसमें कुछ रेपिटेशन का एलिमेंट नज़र आता है। तो क्या आप नहीं समझती कि अब हकाइक पे मबनी कहानियाँ सुनाने का वक्त है? लोगों की जो ज़िंदगी के वाक़यात हैं, जिस तरह गुजारे हैं, उनकी स्ट्रगल है, सैयद अली गिलानी साहब हैं या बाकी कोई आम शख्स है कश्मीर में, तो आप नहीं समझती कि इट्स हाई टाइम कि उस चीज़ को उजागर किया जाए? बिल्कुल जी, और इसका बड़ा इम्पैक्ट है। आप देखें कि आजकल हम पाकिस्तान चैनल्स पे, टेलीविज़न नेटवर्क्स पे वो टर्किश ड्रामेज जो एर्तुगरुल को देख रहे हैं, आप देखें उन्होंने एक तरह से दोबारा रिवाइव किया। पूरी मुस्लिम उम्मा की एक जद्दोजहद, एक स्ट्रगल दिखाई है और ये बड़ी इंस्पायरिंग है और बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए इसमें बड़ा सबक है। और जैसे सैयद अली गिलानी साहब कहते थे कि वो समझते थे कि जो ये जद्दोजहद है, उन्होंने एक आवाम को इस कदर हिंदुस्तान ने तंग किया कि वो असलहा लेने पे मजबूर हो गए। तो ये चीज़ें हमें दुनिया को दिखानी है, क्योंकि कश्मीरी बाय नेचर बहुत अमन पसंद लोग हैं और उनके नेचर में लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन तंग आमद व जंग आमद वाली सिचुएशन आई और हमें ऐसी सीरीज़ और स्टोरी टेलिंग कि जो एक बच्चा ख़ुद अपनी ज़िंदगी के, अब मैंने BBC पे उस दिन भी हम देख रहे थे, एक ख़ातून राइटर हैं, मुझे उनका नाम जहन से निकल गया, जिनके की आंखों के सामने जब वो 14 साल की थी, उनके भाई को गोली लगी और वो कत्ल हो गया। वो आज दिन तक, वो शी इज़ 42 ईयर्स ओल्ड, वो अपने बालों को नोचती रहती हैं। यानी उसके कितने साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं ख़वातीन पे, बच्चों पे, जो आज उसमें से निकल भी गए, लेकिन उनके जहनों में वो एक कहानी बन गई है जिसमें से वो निकल नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त मेरा ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया मुजाहिद गिलानी साहब आपका, नौरीन फारूक इब्राहिम साहिबा आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर अवैस वसी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।